गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज का वीडियो मैं लाया हूं उन सभी के लिए जो सीएस या नेट केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, सीएस या नेट केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा है। मैं उनमें से आज आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ के आप सीएस या नेट केमिस्ट्री में पास कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा। मैं इसमें हर एक टॉपिक आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा जिसको पढ़ने से आप सीएसआर नेट को पास कर सकते हैं या उसमें काफी अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हमारे सिलेबस में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गेनिक पोर्शन, एक इनऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का। तीनों को मिला के सिलेबस बनाया गया। काफी लंबा सिलेबस है। आज मैं सिर्फ वही टॉपिक्स बता रहा हूं आपको जिसको पढ़ने से आप काफी अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखिए, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन अमूमन पार्ट बी में पूछता है, वो 2 नंबर वाले में, है ना। जैसे कि वो आपको मॉलिक्यूल्स देगा, वाटर, CH4, अमोनिया सभी, और पूछेगा कि सिमिलर आइसो स्ट्रक्चरल कौन से हैं, इनमें लोन पेयर क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, इनके बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड्स कितने हैं, इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन। उसके बाद VSEPR थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है ना। IP के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, EN के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन वो अमूमन आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल जो चलन में है इनऑर्गेनिक में, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड MSc 4th सेम में या 3rd सेम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उनके स्पेशलाइजेशन होता है इनऑर्गेनिक वालों के लिए, उसमें ये लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक का नेट में अभी जो चलन चल रहा है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। हर बार, मतलब 6 महीने में एग्जाम होता है ना, हर बार पूछता है। 4 से 5 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक का हर बार वो पूछ रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो 3 क्वेश्चन पार्ट बी में दे दे या 2 क्वेश्चन दे दे पार्ट बी में और 3 क्वेश्चन पार्ट सी में दे दे। दोनों मिला करके वो अमूमन आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक के पूछता है, जिसमें वो आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछता है। कार्बोनिल के ले लें, मेटल कार्बोनिल्स ले लें, या और आप कह सकते हैं कि नीटा जो होता है हेप्टिसिटी, उसके बारे में वो पूछ लेता है। मेटल कार्बोनिल्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछ सकता है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चंस। कितने कार्बोनाइल ब्रिज हैं, कितने कार्बोनाइल टर्मिनल हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। इन सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के सिंथेसिस के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। 3 से 5 क्वेश्चन आराम से आपको नेट में इसको देखने को मिलते हैं। देखिए, उसके बाद आता है F और D ब्लॉक। D ब्लॉक के अभी थोड़े से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन F ब्लॉक के अमूमन 2-3 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो F ब्लॉक बहुत छोटा टॉपिक है, इजीली कवर हो जाता है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा है नहीं इसमें, है ना। हर एक किताब में हुई है, जडिली है, इन सब में ये अवेलेबल है, वहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। F ब्लॉक में अमूमन वो क्या पूछ रहा है, एटॉमिक जो उसका जो सिंबल है, सिंबल देने के बाद वो ये पूछता है कि इसमें टर्म सिंबल क्या होगा। F ब्लॉक का कंपाउंड का नाम दे देगा, पूछेगा टर्म सिंबल क्या होता है, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये पूछ लेगा, या उसका कोई केमिकल रिएक्शंस या ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी आ रहा है। देखिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको करे बिगर आप नेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपके पास बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी चलन में चल रहा है। पिछले जब आप पुराने पेपर्स देखोगे तो आपको बायो इनऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस पार्ट सी में देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने एक बार बायो ऑर्गेनिक या बायो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो उस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, साइटोक्रोम P450 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ना। साइटोक्रोम A और B के रिलेटेड क्वेश्चन है ना। और भी जो हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक के रिलेटेड जो भी है ना, उसमें Fe क्या है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, Fe क्या होता है, मैग्नीशियम में कौन सा होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस रिंग को बायो ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड बन रहा है हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन बना रहे हैं, उस रिंग को क्या कहते हैं। इस टाइप से वो क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछ रहा है। तो बायो ऑर्गेनिक
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप इंपॉर्टेंट करिएगा और इसको पढ़ के जरूर जाइए इस बार नेट में, देखिएगा आपकी नेट 100% होगी। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल प्रायोरिटी वाला। मतलब आप आवर्त सारणी का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से रिलेटेड आप जो हैं वो पढ़ के जाएं, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इंक्रीज ऑर्डर में, डिक्रीज ऑर्डर में कौन से ब्लॉक में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सिंपल से क्वेश्चंस पार्ट बी में आते हैं इसके। एक आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको दे देगा ड्यूटेरियम से रिलेटेड, ट्रिटियम से रिलेटेड दे देगा, या किसी एटम्स का अटैक करा के रिएक्शंस पूछ लेता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये भी वो पूछ रहा है। तो इनऑर्गेनिक में मैं आपको 6 चैप्टर्स देता हूं जिसमें से आपको गारंटेड पढ़ के जाएंगे तो आपका नेट हो सकता है। पहला कौन सा है? स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग वाला, उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक वाला, उसके बाद डी और एफ ब्लॉक, देन बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, केमिकल प्रायोरिटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये 6 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़े और चैप्टर पढ़ लिए जाएं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आपका नेट इजीली हो सके। देखिए अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ। हमारा ऑर्गेनिक का जो नेट का सिलेबस है बहुत ही लंबा है और बहुत ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा उन्होंने खोल के लिखा नहीं है उसको, सिर्फ लिखा है नेम रिएक्शंस रिएजेंट। अब कौन सी नेम रिएक्शन और कौन सी रिएजेंट, कौन सी ऑक्सीडेशन, कौन से रिडक्शन, ये कोई मेंशन उसमें दिए गए नहीं है, साफ साफ मेंशन नहीं दिए गए। हाँ कुछ के नाम उन्होंने लिखे हैं पर साफ साफ मेंशन नहीं है। तो देखिए जो नेम रिएक्शंस है इसको मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं आपके लिए। नेम रिएक्शन का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें, है ना, और उसमें साथ साथ नेम रिएक्शन के साथ साथ आप उस नेम रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि वो अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों प्रोडक्ट बना के देगा आपको। आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे किस रिएक्शन में बिलो द प्लेन जाएगा या अबोव द प्लेन आएगा। तो वो नेम रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री को मिक्स करता हुआ क्वेश्चंस देगा आपको एग्जाम में, जिसको आपको सोल्व करना होता है। नेम रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है? सिंपल तो ठीक है, जैसे अभी जो चलन में है वो सोना गसीरा है, सुजुकी है, स्टील है, स्टील रिएक्शन है, स्टील कपलिंग जो हम कहते हैं रिएक्शन है, हिमाया है ना, ये रिएक्शन है, कुमुडा है, ये रिएक्शन हैं आप, तो नेफ है, नेफ आ गया। तो ये रिएक्शंस जो है बहुत ज़्यादा चलन में है आजकल। तो इन रिएक्शंस को आप पढ़ के जाइए जिससे आप वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इजीली कर सकें। देखो नेम रिएक्शंस के बाद इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट हैं उन सब के लिए भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछ लेता है। एक आध क्वेश्चन इंटरमीडिएट का या 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिडक्शन, रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन। ये 3 में इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा हूं? देखिए अकेला क्वेश्चन कभी भी रिएजेंट का दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करता है, एक ही एरो के ऊपर एक तीर लगाएगा, उसके ऊपर पहला स्टेप किसी रिएक्शंस की होगी, सेकंड स्टेप किसी ऑक्सीडेशन का करा देगा और थर्ड स्टेप में कोई रिडक्शन करा देगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो कुल मिला करके वो इन 5 को मिला करके क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे, जिसमें रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, नेम रिएक्शन भी हो सकती है। तो 5, 4 स्टेप, 3 स्टेप के क्वेश्चंस को एक ही साथ लिख करके एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो इसलिए ये जो 5 वाला पोर्शन है इसमें कम से कम आपको नेट के क्वेश्चंस में, जब नेट आप देने जाएंगे तो इसमें आपको कम से कम मेरे अंदाज से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। ऑर्गेनिक में आप पुराने पेपर में गिन सकते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी मिला के अगर आप जाएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इजीली नेम रिएक्शन, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरीके से ये कह लें कि रीढ़ की हड्डी है नेट के एग्जाम के लिए, कि ये पोर्शन जिस भी स्टूडेंट्स का क्लियर होता है वो एक ही बार में नेट एग्जाम क्लियर कर देता है। तो अमूमन अधिकांश बच्चे ऑर्गेनिक में ही एमएससी होते हैं, बहुत सारे फिजिकल में होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक में एमएससी होते हैं उनका ये पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो लोग एमएससी में इस पार्ट को पढ़ करके आए हैं और उन्होंने तैयारी भी की है। तो ये पोर्शन आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि आप एक ही बार में नेट क्लियर कर सकें। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस इजीली यहाँ पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इजीली आपको मिलेंगे।
लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने इतनी बार नेट कर लिया, कैसे किया, बहुत बार पूछते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो वो भी पूछते हैं कि सर आपने तो नेट कर लिया, बहुत बार कर लिया, कैसे किया। मैंने जब नेट किया फर्स्ट टाइम, उस वक्त रिटर्न वाला पेपर होता था। फर्स्ट नेट मेरा रिटर्न वाला है। जैसे ऑब्जेक्टिव का पार्ट ए था और पार्ट बी जो था हमें लिखना होता था कॉपी में। हमें एक क्वेश्चन के लिए एक पेज दिया जाता था, 1 to 4 क्वेश्चन हमारे पास कंपल्सरी थे, उनमें से 4 करने ही हैं, नहीं करने हैं तो छोड़ दो, बट उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। 4 कंपल्सरी थे, उसके बाद आपकी चॉइस थी, पीछे पूरा पेपर आता था वो करना होता था। कॉपी आपको दी जाती थी, उसी में ही आपको लिखना होता था, एक्स्ट्रा कुछ पेज वेज वगैरह नहीं मिलते थे। तो मैंने उस पैटर्न में नेट किया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ गया, उस पैटर्न में मैंने बहुत बार 8-10 बार उस पैटर्न से भी नेट किया, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, नेट करने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जिसमें यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करें। कुछ टॉपिक्स तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने ही पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, दिन रात लग करके पढ़ते रहो। तो इसमें से 22-22 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, 20-20 लोग घंटे पढ़ रहे हैं और फिर कहते हैं हम नेट नहीं हुआ। नहीं, पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को याद रख करके उसको समझना भी है। क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा वो एग्जाम्पल नेट में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं आया, उसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आ गया, तो उस एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना आना जरूरी है, वरना नेट नहीं होता। 20 घंटे पढ़ने से फिर कोई मतलब नहीं। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको अप्लाई करना आना चाहिए कि भाई आपने रिडक्शन पढ़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पढ़ा, तो आपने जिस एग्जाम्पल्स को लेकर पढ़ा, यदि उसके अलग एग्जाम्पल आता है तो आप वहाँ पर किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। ये एक मेन चीज़ होती है नेट के एग्जाम में, कि वो एग्जाम्पल चेंज करते रहते हैं। रिपीट बहुत एग्जाम्पल्स बहुत ही कम होते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना 99% एग्जाम्पल्स रिपीट नहीं होते। उसी तरीके के आ सकते हैं पर सेम एग्जाम्पल नहीं आता। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि 20-22 घंटे ठीक है, इतना नहीं। आप डेली के ईमानदारी से डेली के 5 से 6 घंटे भी अगर देते हैं नेट को, तो के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन को, तो आप नेट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक का एक और, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपको वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे पार्ट बी हो चाहे पार्ट सी हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आप क्या करें, स्टार लगाएं, 2 स्टार लगाएं इस पर, है ना, इस तरीके से। ये स्टार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बगैर आपकी नेट अधूरी है। एक तरीके से मान लीजिए जिंदगी अधूरी है, वैसे ही नेट भी अधूरी है बगैर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप IR पढ़ें, NMR पढ़ें, मास पढ़ें, CNMR भी पढ़ना है। CNMR के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देता है वो। मॉलिक्यूल देने के बाद वो बोलेगा कि इसमें कितने CNMR सिग्नल्स हैं बताइए। ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। IR के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉलिक्यूल देकर के उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या उसके फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर्स पूछ सकता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये क्वेश्चंस भी नेट में पूछे जाते हैं। और एक मिक्स प्रॉब्लम भी आती है जिसमें IR भी दिया होता है, मास भी दिया होगा, या NMR भी दिया होगा, उसको मिला करके वो पूछेगा कि भाई दिया गया मॉलिक्यूल कौन सा। अब आपको 4 एग्जाम्पल्स दे देगा, ABCD ऑप्शंस, और एक ऊपर डेटा दे देगा NMR, IR का और मास का या UV का, जो भी है। उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है। उसके लिए आपको जो डेल्टा की पीक्स है, डेल्टा की वैल्यूज है सॉरी NMR में, वो पढ़नी पड़ेगी। IR की फ्रीक्वेंसी है वो याद होना चाहिए, है ना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर सिग्नल दे रहा है ये याद होना चाहिए, तब जाकर के आप वहां पर क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसके नेट में आपको, जहां तक मेरा मानना है, 4 to 6 4 से 6 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। 4 से 6 क्वेश्चन नेट में स्पेक्ट्रोस्कोपी के आते ही आते हैं। तो कभी कभी रमन के लिए भी पूछा गया, उसने माइक्रोवेव में भी पूछ रहा है, माइक्रोवेव में रोटर के बारे में पूछ रहा है ना, स्पेरिकल शेप, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, उनके लिए भी पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं, तो माइक्रोवेव भी पूछी गई है। तो है ना, इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री का फिलहाल चलन कम है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फोटो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है नेट में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इसके सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही नेट में पूछे जा रहे हैं।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर रिएक्शंस टिकी है, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने आप में भी एक चैप्टर है, जिसमें आरएस नोमेनक्लेचर हो गया, एंसा कंपाउंड हो गया, बाय पैरासाइक्लोफिन्स हो गए, बायोफिनाइल्स, एलिन्स, स्पायरेंस, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इन सब के नोमेनक्लेचर भी वो पूछ रहे हैं। उसके अलावा जो एनाइसोटोपिक एटम, डायस्टोटोपिक एटम, होमोट्रोपिक हाइड्रोजन्स, उनके बारे में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और उसके अलावा बता रहा हूँ नेम रिएक्शंस में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का पूरा यूज है। अबव द प्लेन अटैक, बिलो द प्लेन अटैक, कहाँ जाएगा, बैक से अटैक, फ्रंट से अटैक, है ना। तो वो पूरा भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट नेम रिएक्शंस में पूछा जाता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग से भी टॉपिक है और नेम रिएक्शंस में भी इंक्लूड है, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट। अलग से तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन नेम रिएक्शन के साथ में तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आती ही आती है। अब देखिए पेरिसाइक्लिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाते हैं। साइक्लो एडिशन ले लें या सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पढ़ लें, है ना, 3-3 पढ़ लें, 3 है ना, 5-5 ले लें। इसके अलावा जो भी है ना, 2+2 साइक्लो एडिशन ले लें, 4+2 डी सिल्डर वाला साइक्लो एडिशन है, वो भी पूछा जा रहा है। काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स मैंने बताया आपको, ऑर्गेनिक के भी टॉपिक्स बताया। अब बात है फिजिकल। देखो अमूमन बच्चा फिजिकल में डरता है, जिसका फिजिकल का स्पेशलाइजेशन है उसके तो कोई देना नहीं है, वो तो आराम से उसको पढ़ लेता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं वो थोड़ा सा फिजिकल में अनकंफर्टेबल फील होते हैं कि सर सारे टॉपिक पढ़ें, आप तो इंपॉर्टेंट बता दो, क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि सारे टॉपिक पढ़ना से बढ़िया तो वो सोचते हैं कि हम इनऑर्गेनिक पूरे ही पढ़ लें, 12 चैप्टर जो हैं वो पूरे पढ़ के चले जाएँ, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन तो आपको फिजिकल का पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ पोर्शन तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। कभी कभी जैसे ये पूछता है ऑर्डर ऑफ द सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए कभी कभी। बहुत सिली से क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चा सोचता है ऐसा कैसा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है उसमें। आप देखना नेट के पेपर में मिलेंगे आपको। सेकंड ऑर्डर की यूनिट भी पूछी गई, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पूछ ली गई, के का वैल्यूज पूछ ली गई, सिंपल सा न्यूमेरिकल दे दिया, उसकी वैल्यू सीधा जोड़ बाकी करोगे तो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस भी नेट में आए हैं। ऐसा नहीं फिजिकल बिल्कुल ही हार्ड आती है, इजी फिजिकल भी आती है। तो देखो फिजिकल के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के लगभग ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के आते हैं, इसको पढ़ना। अब देखिए स्टैटिकल्स से पहले हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल का, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये मान के चलिए थर्मोडायनेमिक्स के आपको 4 क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है उसमें से आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ करके जाना जरूरी है ना। और जितना हो सके उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस करना है ताकि आप वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। देखिए इसके बाद स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी पार्ट जरूरी। इसमें थोड़ा टफ पड़ता है लोगों के लिए स्टैटिकल्स, लेकिन फिर भी जिनसे हो सके वो स्टैटिकल पढ़ करके जाए ही जाए। अब देखिए नेक्स्ट, अब आता है क्वांटम। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन भी 4 के लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बी पार्ट हो चाहे सी पार्ट हो, दोनों में मिला करके 4 से ज्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना उसमें 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आजकल बहुत चलन में है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं आजकल, और बच्चा सोचता है कि यल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो है ही सही, IR, NMR, मास, CNMR, ये तो है ही रमन। इसके अलावा भी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। अब आता है एक पॉलीमर केमिस्ट्री। देखो पॉलीमर केमिस्ट्री में तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत जल्दी MW बार, है ना, मीन एवरेज, मास एवरेज, पॉलीमर में जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूले भी पूछे गए, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया काफी बार, और वो भी 4 नंबर में पूछा गया। तो काफी इजी न्यूमेरिकल्स है, और बिल्कुल टोटलिंग करोगे, हाथ से करोगे टोटलिंग सिंपल तो भी हो जाएगी, बिना कैलकुलेटर के भी टोटलिंग वो हो जाती। तो पॉलीमर छोड़ना नहीं, पढ़ के जाना है। पॉलीमर में क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सदाबहार है। सदाबहार का मतलब ये हो गया कि ये हर बार आपको देगा ही देगा क्वेश्चंस। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है या ऐसा कोई भी
देख के लीजिए आपके एग्जाम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नेट में नहीं आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर बार आती है। ई नोट पूछ सकता है, नर्स इक्वेशन से ले ले, सेल से क्वेश्चन ले सकता है, कोई न्यूमेरिकल डाल दे आपके लिए वो ले सकता है ना, तो गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन डाल दे, जो भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसमें क्वेश्चंस को जरूर आपको पूछा जाता है। सॉलिड दोनों टाइप्स की पूछ रहा है, क्लासिकल सॉलिड जिसमें बीसीसी, एफसीसी, उसके अरेंजमेंट के बारे में, उसके मॉलिक्यूल के जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, या हायर में चले जाएं तो उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहा है, या और उससे भी हायर चले जाएं तो न्यूमेरिकल पैटर्न में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको आज वह टॉपिक पढ़ा है, बताए जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनको आप पढ़ करके ही जाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि नेट में कितने नंबर तक ला सकते हैं जिससे आपका नेट हो जाए, या फिर नेट का जो पार्ट है उसका जो क्राइटेरिया है ए बी और सी पार्ट, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं या हम कर सकते हैं, या कितने क्वेश्चन करने के बाद हमारी नेट हो सकती है। तो मैं अब आपको वो पढ़ाऊंगा नेट का जो वो क्राइटेरिया है वो देखिए फटाफट। जिन लोगों ने ये नहीं उतारा है वो उतार लें, उतार करके इंपॉर्टेंट आगे लगा लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि नेट में का जो एग्जाम है वो आप क्रैक कर सकते हैं। इन टॉपिक को तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा बार पढ़िए और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो बच जाए आपके वो पढ़िएगा। उतारो उसको फटाफट। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि नेट के एग्जाम में कितने पार्ट होते हैं, उनके मार्क्स कितने होते हैं और उनकी माइनस मार्किंग कितनी होती है और टोटल पेपर कितने का होता है। देखो केमिस्ट्री का बात करेंगे हम लोग तो केमिस्ट्री के नेट के एग्जाम में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पूरा पेपर एमसीक्यू होता है, कोई रिटन एग्जाम या रिटन पेपर वाला काम नहीं है, पूरा एमसीक्यू है। पार्ट ए में जनरल साइंस आती है जिसमें 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, रीजनिंग, इन सभी के क्वेश्चन मिक्स करके वो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्टिव होता है, जिस सब्जेक्ट में आप नेट कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में वो क्वेश्चंस को देता है। चाहे केमिस्ट्री में कर दो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, मैथ में कर रहे हो नेट तो मैथ के आएंगे, लाइफ साइंस वालों के लिए लाइफ साइंस आएगा, अर्थ साइंस जो जियोलॉजी वाले होते हैं उनके लिए अर्थ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स आता है। अब देखिए किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए जो होता है वो जनरल साइंस का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी केमिस्ट्री वाले में 40 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे। अब मेरी बात समझेगा, नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम होता है। देखिए कैसे 20 क्वेश्चन वो आपको देगा जिसमें से आप सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा कर दिए तो शुरू के 15 जो राउंड होते हैं गोले लगाए आपने वो काउंट हो जाएंगे, उसके बाद वाला काउंट नहीं करते। आपने 20 के 20 गोले लगा दिए तो शुरू के 15 काउंट कर लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, गोले लगाते वक्त बिल्कुल सावधानी बरतना कि आपने कितने क्वेश्चंस कर दिए, कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिए, है ना। देखिएगा तो 20 आएंगे, 20 में से आपको 15 कर सकते हो मैक्सिमम, है ना। बी पार्ट में 40 आएंगे, 40 में से आप 35 कर सकते हो मैक्सिमम, मतलब 5 आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में 60 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आप मैक्सिमम 25 कर सकते हो। टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 120 आएंगे, उसमें से आपको 75 करना है। देखिए काफी लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर पेपर किस में आता है, हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है। देखो पेपर का दोनों मीडियम आपको फॉर्म भरोगे जब मिलेगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम भरेंगे उसको प्योर पेपर इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग हिंदी मीडियम भरेंगे उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा। दो बात। दूसरी बात देखिए, यदि किसी क्वेश्चंस में डाउट है उसकी लैंग्वेज को लेकर या उसके ऑप्शन को लेकर, तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसी को माना जाएगा। हिंदी में अगर डाउट है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, इंग्लिश में उसने क्या लिखा है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेन चीज यहाँ पे माइनस मार्किंग कितने की होती है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का। देखिए पार्ट ए में 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो मैंने 15 × 2 किया
टोटल मार्क्स कितना आ गया 30 नंबर। 30 नंबर का पार्ट ए होता है, ठीक है। अब इसकी माइनस मार्किंग देखिए अर्थ साइंस हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन सभी में माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया अलग अलग है। काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिसमें पार्ट सी में कोई माइनस मार्किंग नहीं, 0 माइनस मार्किंग, आप पूरे क्वेश्चन गोले लगा कर जाओ, कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में करते हैं, ये ध्यान रखना। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उसके तो कटे ही नहीं, मेरे कट गए, ऐसे कैसे? ऐसे है भाई, प्रावधान है उनके इसमें। आप देखना पार्ट सी में मैथमेटिक्स में 0 आता है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, जबकि केमिस्ट्री माइनस मार्किंग है। इसलिए माइनस मार्किंग का बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चा इसी से पीछे हो जाता है। देखिए पार्ट ए में 0.5 माइनस मार्किंग है, पार्ट बी में भी 0.5 की है। देखो 35 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 70 नंबर का पार्ट बी है। और आप देखिएगा पार्ट सी 25 क्वेश्चंस करने हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का पार्ट सी होता है। इसकी माइनस मार्किंग 1 होती है ना। तो 100 नंबर का माइनस मार्किंग है, और आप अगर 120 अगर ले आते हो तो आप इजीली नेट क्वालिफाइड कर जाते हो। अगर आप किस जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप 120 या 110 या 115 भी टच कर जाते हैं अमूमन रैंकिंग में, तो आप CSIR नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। और कभी कभी तो 120 पे JRF भी आ गया है, 91, 95, 100, 102 ऐसे कटआउट जारी है बहुत बार। तो कभी कभी उसमें JRF भी आ जाता है। लेकिन आप टारगेट रखिएगा 120 120 का, तो कितनी में मेरिट जाए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा 200 में से। अब देखें नेक्स्ट, ये आ गया इसके नेगेटिव मार्किंग। अब किस पार्ट में ज्यादा फोकस करें? देखिए जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं या जिसका रीजनिंग स्ट्रांग है, वो इस पार्ट को भी फोकस करके जाएं, पार्ट ए को भी, क्योंकि पार्ट ए में 15 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं और वो 30 नंबर दिलाते हैं। काफी बार स्टूडेंट 15 के 15 क्वेश्चंस को सही कर देता है, काफी बार वो 12-13 क्वेश्चन तक भी सही कर देता है। अगर आपका रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा जनरल साइंस जो है वो स्ट्रांग है, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ जो 30 नंबर हैं, यदि इसमें से आप 25 या 24 नंबर भी ले आते हैं तो भी आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है पीछे से नेट क्वालिफाई करने। यदि, और हाँ बात समझना, यदि आपका रीजनिंग वीक है तो इसमें हाथ न डालें, पता बड़ा माइनस में चलेगा, जो आए जो ही चलेगा, है ना। वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। देखिए पार्ट बी और पार्ट सी अपना एरिया है, जो सब्जेक्ट होता है उसका एरिया होता है, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ के आए हो, मास्टर डिग्री करी, उसका खुद का एरिया। तो उस एरिया में तो आपको मार्क्स लाने ही हैं, वरना नेट कैसे करेंगे, है ना। तो पार्ट बी और पार्ट सी को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार पढ़ें, इजीली समझें वो क्या कहना चाहता है उस क्वेश्चन को। और गोला लगाने से पहले, जो ऑब्जेक्टिव में गोला लगाएंगे उससे पहले देख लें कि आपने सही जगह ऑब्जेक्टिव में ओएमआर में गोला लगाया है या नहीं लगाया, या जो आप क्लिक कर रहे हैं कंप्यूटर पे वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए तो यहां पर 35 क्वेश्चन है, एटलीस्ट यहां पर कम से कम आप 28 क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, या 25 तो मिनिमम करने की कोशिश करें, जिससे आपके इस पार्ट में 50 नंबर आ सके। कितने में से 25 करना है? 40 में से। 40 में से एटलीस्ट आप 25 क्वेश्चंस तो करने की कोशिश करें ही करें, सही हो जाएंगे। पढ़ के जाएंगे तो गारंटेड सही होते हैं, है ना, हो ही जाएंगे। तो आपका इजीली उसमें सिलेक्शन होने की गुंजाइश बढ़ जाती है यदि आप 25 क्वेश्चन बी पार्ट में सही कर देते। कितने में से? 40 में से। 15 तो छोड़ने ही पड़ेंगे। अब बचता है पार्ट सी। पार्ट सी तो ये मान के चलिए आपके लिए बोनस है, अगर जिसको पार्ट सी में ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं उसका एक ही बार में नेट हो जाता है या JRF हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। यदि 60 क्वेश्चन में से यदि आप 20 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आप 80 नंबर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो 15 क्वेश्चन का भी ट्राई करते हैं तब भी आप काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो आप यहां पर लगभग 18 से 20 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, या 15 से 20 पे चले जाएं तभी रेंज चलेगी। 15 से 20 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें तो आपका JRF बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर जिसने 20 क्वेश्चन कर दिए
20 × 4 = 80, तो यहीं आ गया। फिर ऊपर आप पार्ट ए और पार्ट बी में भी करेंगे तो लगभग यदि मिला करें 50 क्वेश्चन भी लिया या 20 भी लिया या 30 भी लिया तब भी आपका नेट होने की संभावना बढ़ जाती। तो याद रखिएगा, नेट में आप यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन सी पार्ट में जरूर करें ताकि आप सिक्योर पोजीशन में रहे। यहाँ पे 25 करें और यहाँ पर जितना आपको आ सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए या 12 क्वेश्चन आ जाएं या 8-7 जितने भी आ जाएं सही करने की कोशिश करें, पर एटलीस्ट आप यहाँ 10 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, जिससे आपको क्या हो जाए, नेट होने की संभावना बढ़ जाती है। इतने क्वेश्चन करने के बाद यदि 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तब भी आप सिक्योर जोन में होते हो, आपको नेट मिलता ही मिलता है। तो याद रखें, पार्ट सी को बहुत अच्छे से करें और पार्ट बी को भी पढ़ के जाएं। और जो मैंने टॉपिक आपको लिखा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल्स के, उन सभी टॉपिक को आप पढ़ें, डाउट्स क्लियर करें, बुक्स लें। अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कैरोथर्स है, जेडिली है, हुई है ना, इन सब बुक्स को पढ़ें। पूरी समय पठानिया है, पूरी समय कालिया है ना, इन सभी को पढ़ करके आप अपना जो बेस है वो मजबूत बनाएं। पुराने पेपर्स देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ताकि आपका माइंड थोड़ा सा सेट हो सके। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपने आप को देखते हुए ईमानदारी से 6 घंटे डेली नेट को दीजिए, आपका नेट गारंटेड होगा। अगर आप ईमानदारी नहीं रखेंगे खुद के साथ तो नेट होने की संभावना बहुत कम है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ लास्ट में, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। कुछ चैप्टर जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें ताकि उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे खत्म हो जाएं उसके बाद दूसरे चैप्टर पे फोकस करें और सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। तीसरी बात, कम से कम 2 स्पेशलाइजेशन जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फिजिकल, कम से कम 2 स्पेशलाइजेशन को आपका स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि अगर किसी भी पोर्शन का क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। और पार्ट बी और पार्ट सी में मैक्सिमम फोकस करें, जिससे कि आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो सही हो सके और आपका नेट हो जाए। टारगेट रखें 120 का, 120 का। यदि आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो 120 पर तो नेट हो ही जाता है और बहुत बार JRF भी हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। और जितने अपने दोस्त हैं जो नेट JRF की कोचिंग्स कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या जो MSc कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि नेट की तैयारी किस टाइप से की जाती है। और यदि आपको कोई डाउट्स हैं किसी क्वेश्चंस के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज आपके बारे में CSIR नेट के बारे में मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जून नेट ज़्यादा दूर नहीं है। अगर जून में अगर नेट होता है या जुलाई में होता है तो वो देखेगा और इस पैटर्न से आप तैयारी करिए, इस पैटर्न से आपका नेट में सिलेक्शन पक्का है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।